Good evening, everyone. I hope you all are well. As you all know, that our Unit 2 exams are going to start very soon. So, for the preparation of our unit test of Hindi, we will do revision of chapter number 2, Varna Vichar, from grammar portion. Chapter number 2, grammar portion say Varna Vichar chapter we have completed. So, in this lecture, we will revise that chapter once again, so that we can be ready for our exams. So topics to be covered in this chapter are, the name of the chapter is वर्ण विचार, और इस पाठ के अंतर्गत आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में आएंगे। वर्ण विचार यानी इस पाठ में हम वर्णों पर विचार करेंगे, वर्णों पर चर्चा करेंगे। वर्ण व उसके भेद, कि उसके कितने भेद हैं। दो भेद है हमने पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर क्या है, उसके कितने भेद हैं और उनका वर्गीकरण, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया हुआ है। देन व्यंजन, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है, कैसे बने हैं, उनके भेद कितने हैं और उनका वर्गीकरण, कि आगे उनको किस तरह किस किस भाग में बांटा गया है। और लास्ट जो आपका टॉपिक है बच्चे, वर्ण विच्छेद, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। तो रिवीजन है इस चैप्टर की, पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें से मेन जो पॉइंट्स हैं उससे आपके लिए एक ये पीपीटी प्रिपेयर की है। मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब सभी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारे ही इस पीपीटी में कवर हो रहे हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, पाठ से स्पष्ट हो रहा है नाम से ही कि वर्णों पर विचार करना। वर्ण होते हैं बच्चे भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉल यूनिट, जिसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, यानी जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण यानी अक्षर, अक्षर यानी वो साउंड जो हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, उस वर्ण के जरिए, उस ध्वनि के जरिए हम शब्दों का निर्माण करते हैं, उन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है और उन वाक्यों के द्वारा हम सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके अनुसार हमारे पास आपकी हिंदी भाषा में, अब हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी भाषा की बात हो रही है, हिंदी की वर्णमाला की बात हो रही है। वर्ण जो है वो हिंदी के ही आएंगे। आपने जब आप छोटे हुआ करते थे, जब आपको हिंदी स्टार्ट कराई थी, तो आपको सबसे पहले स्वर लिखना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, अ आ ई उ है ना। उसके बाद आपको व्यंजन सिखाए गए, क ख ग जो है, उसके बाद ट ठ ड च च छ ज, ये सारा कुछ एक सीक्वेंस में सिखाया गया। ये जो सारे हैं स्वर है या व्यंजन है, ये सारे के सारे क्या है, वर्ण है। और वर्णों के अंदर ही आपके स्वर और व्यंजन दोनों चीजें आ जाती हैं। अब आपके पास देखिए कुछ वर्ण दिए गए हैं, क अ प ई स उ। अब इसमें स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए। इस आदि, आदि का मतलब बहुत सारे हैं, कुछ हमने चूज करके यहाँ पे लिख लिए। आपके पास एक शब्द लिखा मैंने, सैनिक, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? बेटा कोई भी जो वर्ण है, व्यंजन है, वो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसके बारे में आपको चैप्टर में सारा बताया हुआ है और थोड़ा सा रिवीजन में भी मैं आगे भी बताती हूँ। आपको मैंने कहा सैनिक को तोड़िए, आप कहेंगे सै जमा नी जमा क। मैं कहूंगी चलो इसे और ब्रेक करो, आप कहोगे सै को कर दोगे स हलंत, जमा, ये स्वर कौन सा लगा, मात्रा ए। नी को तोड़ा, न हलंत जमा ई, क्योंकि छोटी की मात्रा है। क हलंत जमा अ, यानी क के साथ कोई मात्रा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई स्वर नहीं है, उसके साथ अ लगा हुआ है। कोई भी व्यंजन, लाइक क है तो क एक व्यंजन है, लेकिन वो व्यंजन स्वर की मदद के बिना नहीं बोला जा सकता। आप कोई भी स्वर व्यंजन बोल के देखिए, क प च ट, सबके पीछे अ की साउंड आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स सारे के सारे स्वर व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। अब जब ये स्वर पूरी के पूरे जो आप स्वर हैं या व्यंजन हैं, ये जो है बच्चे एक सीक्वेंस में रखे जाते हैं। आप एबीसी भी बोलते हो, हम बोलते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। कभी हम ऐसे तो नहीं बोलते ए एल टी पी डब्ल्यू वाई बी सी, नो। एक सीक्वेंस में, एक क्रम में रखा जाता है। इसी तरह से ही आपको स्वर बोलने को कहूँ तो आप कहोगे अ आ ई उ ऊ। ठीक है, व्यंजन बोलने को कहूँ तो क वाली लाइन पहले बोलोगे, फिर आप च वाली बोलोगे, फिर आप ट वाली बोलोगे। या फिर आपको पंजाबी की मैं आपको जो है अक्षर है बोलने को कहूँ तो आप कहोगे ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा। तो यानी कि जो भी किसी भी भाषा के जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको एक क्रम में रखा जाता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है।
ठीक है, एक उनको एक व्यवस्थित क्रम में एक अरेंज करके रखा जाता है, ठीक है। और उसी अरेंजमेंट को बच्चे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि माला, मोती जब एक धागे में पिरो दिए जाते हैं एक सही क्रम में तो उससे माला बनती है। ऐसे ही जब सारे वर्णों को एक सही क्रम में जोड़ दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो उससे वर्णमाला बन जाती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला है। अभी आपको बताया कि अल्फाबेट्स, आपके इंग्लिश की वर्णमाला जो है वो ABCDEF, पंजाबी की उड़ा एड़ा ईडी ससा हा हा, इसकी हिंदी की स्वर और व्यंजन, ये सारी जो है हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी की जो देवनागरी जो वर्णमाला है वो इस प्रकार है। हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं बेटा, आ ई उ ऊ रि ए ओ औ। उसके बाद हम लिखते हैं अंग और अह। अंग जो है उसका नाम है अनुस्वार, जो बिंदी ऊपर लग जाती है बिंदु, और बिंदु की जो आवाज होती है वो हमेशा नाक से आती है, और इसका नाम क्या है, अनुस्वार का जो चिन्ह है वो क्या है, अंग। ठीक है। अह, अह यानी विसर्ग, जो पीछे दो डॉट्स लगे होते हैं, ये मुख्यतः संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन जो अंग और अह है बेटा, उसको हम स्वरों में ऐड नहीं करते, इसको ऐड दोनों को नहीं करना। ऊपर वाले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 है। अंग और अह इन दोनों को हम स्वरों की गिनती में ऐड नहीं करते, इसीलिए इन दोनों को एक अलग नाम दिया गया है, अंग को भी और अह को भी। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अयोगवाह, यानी जिसको जोड़ा नहीं जाता। स्वरों का जो प्रवाह वो है ग्रुप है, समूह है जो 11 स्वरों का, उनके अंदर हम अंग और अह को नहीं जोड़ते, उनकी एक अलग कैटेगरी बना के दी गई है। अंग जो है वो अनुस्वार में लिया गया है, अह जो है वो विसर्ग में। अब आपके पास आ रही है आपकी वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ लिए सारे 11 स्वर, एक अनुस्वार, एक विसर्ग। अब उसके बाद बच्चे व्यंजन स्टार्ट होते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, then p ph b bh m, y r l v, then sh sh s h। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके अक्ष त्र ज्ञ श्र, और इनको एक नया नाम दिया गया है, ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चलिए उसके बाद गृहीत व्यंजन आते हैं आपके ड़ और अढ़। ये देखिए ऊपर आपके पास ड था, ड डमरू, उसके नीचे नुक्ता लगा दी तो वो बन गया ड़। ये ढ, जितना जोर लग रहा है इसको बोलने में, ढ, उसके नीचे भी नुक्ता लगा दी, वो बन गया अढ़, और इनका नाम है गृहीत व्यंजन। अब इसी तरह से ड के नीचे नुक्ता लगाई, ढ के नीचे नुक्ता लगाई, ऐसी ज जग, ये देखिए आपके पास आपकी बुक में है, इसी में है ज, ज के नीचे आपने नुक्ता लगाई, ये बना ज, इसकी साउंड चेंज हो गई। सेम इसी तरह से फल के नीचे आपने नुक्ता लगा दी, जो नीचे बिंदी लगती है इसको नुक्ता बोलते हैं। ऊपर वाले बिंदु को बिंदु बोलेंगे, नीचे वाली जो पैरों में जो बिंदी लगती है उसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। ठीक है। फ के नीचे बिंदी लगा दी, वो बन गया फ। अब आ के ऊपर जो ये अर्धचंद्र लगाया है, आधा चांद, चंद्र बिंदु नहीं है बेटा, ये दिस इज आधा चांद, अर्धचंद्र बोलेंगे औ। और जो औ है ये बच्चे, ये अंग्रेजी के शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइक आप लिखते हो चॉकलेट, कॉलेज, ऑफिस, कॉपी, शॉल, मॉल, डॉल, बॉल, ये जो होते हैं, ये हमारा औ जो है वो हमारी है आगत ध्वनिया, यानी ये ध्वनिया हमारी अपनी भाषा की नहीं है, दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गई हैं। इसके बाद है आपका बच्चे हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह जो नीचे ये लाइन लग जाती है इस तरह से टेढ़ी सी किसी भी वर्ण के नीचे, अब वो हलंत चिन्ह, जो जिसके नीचे ये हलंत चिन्ह लग जाता है, यानी कि वो स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ, यानी वो अक्षर आधा है। यदि किसी अक्षर को हम आधा नहीं लिख सकते तो हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। अब देखिए, क को आप आधा नहीं लिख सकते, नो सॉरी, क को हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम आधा नहीं लिखना चाहते तो हम उसके नीचे हलंत लगा सकते हैं। जैसे स को आप अगर आधा लिखना चाहते हैं तो आप इसकी डंडी भी हटा सकते हैं, आपने आधा स लिख दिया, या फिर आप इसके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं। हलंत का मतलब है कि उसके पीछे स्वर नहीं है। अब जैसे ये इसकी है, इसको मैं बोल के देखूं, सकूल, ये बना आपका सकूल, लेकिन यहाँ पे आपके पास आधा स है, जब आधा स है उसके उसमें स अ की आवाज नहीं आएगी, स्कूल।
इसकी जो साउंड है वो सिर्फ साउंड आएगी, उसके पीछे स्वर की आवाज नहीं आएगी। स्कूल, अब जिसके नीचे हलंत लग गया उसका मतलब भी यही सेम है। आपकी चॉइस है कि आप उसके नीचे हलंत लगा रहे हैं या फिर उस अक्षर को आधा लिख रहे हैं। जिनको आप आधा लिख सकते हैं वो आप आधा लिखिए। जहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हम आधा नहीं लिख सकते, लाइक अब ये ह है, ह को आप आधा नहीं लिख सकते, तो इसलिए आप ह को आधा, जब आपके पास साउंड आधी चाहिए तो आप उसके नीचे हलंत लगा के उसको आधा दिखा सकते हैं। उसके बाद है बच्चे आपके वर्ण के भेद। अभी बताए थे आपको वर्णों के दो भेद हैं हिंदी वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। अभी आपको स्वर के बारे में थोड़ा सा बताया। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। व्यंजन के बारे में भी अभी आपको बताया, क ख ग घ ङ च छ ज झ न। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन जो है अब मिलेगी। सबसे पहले है बच्चे आपका स्वर। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप का मतलब है जिनको बोलते समय किसी भी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती, जो आराम से अपने आप भी बोले जाते हैं। जिनके बोलते समय हवा, यानी गले से जो जोर लगा रहे हैं और हवा बाहर निकल रही है, वो बिना रुके मुख से बाहर निकलती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या अभी हमने पीछे काउंट किए थे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ, ये आपके 11 स्वर हैं। ओ भी आपको भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया स्वर है, ग्रहण किया गया स्वर है। अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनके लिए हम ओ ये लगा देते हैं। देखिए, ना ये ओ है ना ये ओ है। अगर हम ओ लगा दें ये बनेगा टॉफी, अगर हम बड़ा ओ लगा दें तो ये बनेगा टॉफी, बट हमने क्या लिखना है? इट्स टॉफी। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। अगर मैं इसमें कॉलेज में ओ लगा दूं, कॉलेज। ठीक है, अगर मैं बड़ा ओ लगा दूं, कॉलेज। ठीक है, ना हमने कॉलेज लिखना है ना हमने कॉलेज लिखना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, हमने जन सिंपल कॉलेज। देन चॉकलेट, मॉल। चॉकलेट, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं, इट्स चॉकलेट, चॉकलेट। देन मॉल, मॉल नहीं, मॉल नहीं, ठीक है, इट्स मॉल। ठीक है, देन है स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों को किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले बच्चे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण यानी किसी भी वर्ण को बोलने में कितना समय लगता है। ठीक है, किसी भी वर्ण को बोलने में कितना समय लग रहा है, तो उस आधार पर हमारे पास स्वरों के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फर्स्ट इज ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। बहुत कम समय लग रहा है जिनको बोलने में, अ ई उ री, ये संख्या में 4 हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और 11 स्वर हैं। 4 आपके ह्रस्व स्वरों में आ गए, बाकी के जो 7 बचे, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी के 7 स्वर आपके आ गए दीर्घ स्वरों में। देन आपके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं बच्चे, हिंदी वर्णमाला में ऐसा कोई स्वर नहीं है। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। जैसे किसी को पुकारने के लिए हम प्रयोग करते हैं, सुनो, राम, ओम, यानी लंबी आवाज होती है, यानी प्लुत स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में ऐसा कोई प्लुत स्वर दिया नहीं हुआ एग्जैक्ट, सिर्फ इसका ये साइन है, और हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, प्रयोग इसका सिर्फ संस्कृत के शब्दों में होता है। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमारे पास स्वरों के 3 भेद हैं। अब उच्चारण के आधार पर किस स्वर को हम किस प्रकार बोल रहे हैं। सबसे पहले बच्चे निरनुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। निरनुनासिक का मतलब है कि वे स्वर जो केवल मुख से बोले जाते हैं, मुंह से, निर अनुनासिक। और अनुनासिक होते हैं बच्चे मुख और नाक दोनों से उच्चारण होता है। अनुस्वार मैंने अभी बताया था सिर्फ बिंदु, बिंदु का उच्चारण केवल नाक से होता है, बिंदु को बोलते समय आवाज नाक से निकलती है। अनुनासिक जो होता है उसमें नाक और मुख दोनों से आवाज निकलती है, गले से भी जोर लगता है और नाक से भी। ठीक है, निरनुनासिक में, निरनुनासिक में केवल मुख से उच्चारण होता है, केवल मुंह से बोला जाता है। ठीक है,
अ आ ई ई, सारे के सारे स्वर आप इसके साथ ऐड कर दीजिए। अ आ ई उ री ए ओ। ठीक है, ये हो गए आपके निरनुनासिक। इनका उच्चारण केवल मुख से, यानी किसी इसके ऊपर ना कोई बिंदु है ना कोई चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुनासिक में क्या है, मुख और नाक दोनों से उच्चारण है। गले से भी आवाज आएगी, मुंह से भी, यानी चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उसमें आवाज नाक से भी आती है और मुख से भी। ठीक है, तो उसमें कोई शब्द मान लो मैंने लिया आंख, आ, यानी मैंने गले से भी जोर लगाया आ, और उसके बाद नाक से भी आवाज आ रही है। कांच, का, यानी नाक से भी आवाज आ रही है गले से भी। तो अनुनासिक जो चंद्र बिंदु जो चिन्ह होता है उसमें नाक और गले दोनों से आवाज निकलती है, दोनों से उच्चारण किया जाता है। अब उसके बाद है बच्चे उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण का स्थान क्या है, किस स्थान के आधार पर? वैसे तो देखो स्वरों में आपको यही बताया गया कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती, हवा बिना रुके बाहर निकलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उच्चारण के स्थान आप इसमें पढ़ सकते हैं कि स्वरों के भेद जो है, उच्चारण स्थान कौन से अंग को हल्का सा कोशिश करती है, जीभ हमारी उस अंग को टच करने की कोशिश करती है, या हवा हल्की सी उस अंग को टच करके बाहर निकलती है। कंठ, कंठ बच्चे, कंठ हमारा गला, तालव्य यानी तालु हमारी जीभ के जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा होता है मुंह के अंदर, तालव्य। मूर्धन्य, सेंटर वाला जो सबसे ऊंचा हिस्सा है उसे मूर्धन्य कहते हैं। ओष्ठे बच्चे होठ, कंठ तालव्य हमारा गला और तालु, इन दोनों की मदद से जिस वर्णों का उच्चारण किया जाता है। कंठ ओष्ठे, कंठ और होठ के कौन से वर्ण कौन से उच्चारण स्थान की मदद से बोले जाते हैं। अब उसके बाद है प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रयत्न यानी कोशिश, कोशिश के आधार पर किस स्वर को बोलने में कितनी कोशिश करनी पड़ती है। वर्णों के उच्चारण में बोलने वाले को जो कोशिश करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर हमारे पास स्वरों के दो भेद हैं। पहला है घोष स्वर, दूसरा है विवृत स्वर। घोष होता है बच्चे, घोष का मतलब होता है नाद, संगीत, कंपन, यानी कि सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, हल्की सी वाइब्रेशन होती है। इसीलिए हमारे पास सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज के वॉवल्स ले लो, स्वर ले लो, उनको हम घोष ही कहते हैं, और इनको बोलने में हल्का सा वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। सेम इसी तरह से बच्चे आपका विवृत स्वर, वृत्त का मतलब होता है सर्कल, छोटी सी सुरंग का रूप धारण कर लेते हैं हमारे होठ जब उच्चारण में मुंह खुला होता है, यानी हम मुंह खोलते हैं और जो वायु मार्ग है, हवा के निकलने का जो रास्ता होता है वो एक सुरंग का रूप ले लेता है। तो इस प्रयत्न को हम विवृत कहते हैं, और सारे के सारे स्वर भी आपके विवृत होते हैं, यानी कि सभी स्वरों को बोलते समय जो मुंह है वो सुरंग का रूप धारण कर लेता है। देन अयोग वहां मैंने आपको अभी बताया, अंग और अह जो है हमारे अयोग वहां है, इनको स्वरों की गिनती में ऐड नहीं किया जाता। हालांकि इनका उच्चारण स्वरों की मदद से ही होता है, लेकिन ये स्वर ध्वनिया नहीं है। अनुस्वार जो है किसी भी व्यंजन स्वर के ऊपर लगाया जाता है, जो बिंदु है उसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये बिंदु ये अनुस्वार है। अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के लिए किया जाता है। हर वर्ग का पंचमाक्षर, वो आपको आगे बताती हूँ मैं। पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर। वर्ग हमारे बच्चे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, सबने किया हुआ है इस चैप्टर में। तो इन जो है 5वें अक्षर की जगह बच्चे आपका अनुस्वार का प्रयोग होता है। अंग हटाया, बिंदु लगा दिया, इया हटाया, बिंदु लगा दिया, अण हटाया, बिंदु लगा दिया। तो यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का द्वित्व है तो स्वर सहित पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब समझिए, किसी शब्द में पंचमाक्षर का द्वित्व, द्वित्व का मतलब है डबल, पांचवा जो अक्षर है वो डबल है, लाइक आधा न पूरा न, आधा म पूरा म, ये डबलिंग आ गई। तो इसकी जगह हम 5वें अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ कहा ना, अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, यहाँ भी आधा अक्षर पंचमाक्षर है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अक्षर एक जैसे हैं तो उसकी जगह हम बिंदु का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जैसे अन्न, अन्न में अ आधा न पूरा न, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि आधा न हटा के पूरा न लगा देंगे, क्योंकि दोनों अक्षर एक जैसे हैं। अगर अंत होता अ आधा न तो आप आधा न हटा के बिंदु लगा सकते थे। लेकिन अगर सेम सेम दो अक्षर हैं, एक स्वर रहित दूसरा स्वर सहित, यानी एक आधा एक पूरा, तो हम उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। देन उसके बाद है बच्चे आपका सेकंड पार्ट, व्यंजन। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाएं, अर्थात जिनको बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तथा जिनके उच्चारण में हवा रुक कर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है। कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनको बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है
और इनको बोलते समय हवा मुंह रुकती है, रगड़ खाती है और फिर मुख से बाहर निकलती है, यानी हमारे मुख के जो अलग अलग अंग है हवा को निकलने में बाधा डालते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तब उन उन वर्णों को बोलते हैं हम व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, कितने भागों में व्यंजनों को बांटा गया है, किस जैसे स्वरों में था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने भेद थे, अब यहाँ पे है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने भेद थे, तो यहाँ पे व्यंजन के भी हमने तीनों भेद बताने हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर, और उसके बाद वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो ये जो बाकी का जो पार्ट है वो हम उसकी रिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो एवरीबडी is supposed to revise this chapter again for the preparation of your unit 1 exam। ठीक है, इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी जो है रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास नेक्स्ट डे जिस दिन भी आपका डिसाइडेड है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वर तक जो वाला पार्ट है फर्स्ट, आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।